जिला समान परीक्षा में जो प्रश्न पत्र हम हल करने जा रहे हैं, आज का प्रश्न पत्र विषय हिंदी का है, कक्षा 12वीं का है और जिला अगर हम देखें तो चित्तौड़गढ़ का ये प्रश्न पत्र है। अर्धवार्षिक का पेपर है और इसी को आज हम यहाँ हल करेंगे। बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत मदद मिलेगी। कोशिश करेंगे कि जितने पेपर प्रत्येक जिले के अपने पास उपलब्ध है उनको हल करवा दें। पहला प्रश्न देखिए, यह आया था कि अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। समय के बारे में इसमें दे रखा है, आपको 2 से 3 बार इस अपठित गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और उसके बाद जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। हम सीधे प्रश्न में आ जाते हैं, आप उसको पढ़ लें। मनुष्य को वास्तविक अर्थ में मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए, इसका उत्तर हम यहाँ गद्यांश में देखते हैं। तो ये यहाँ पर आया है कि देखिए, सब कर्मों से बढ़कर श्रेष्ठ कर्म उसके लिए है कि वह एक पल भी व्यर्थ न गंवाए। इसका मतलब ये है कि एक पल भी व्यर्थ न गंवाना। तो इसमें अपना जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाना। उसके बाद देखिए, संतोष, हर्ष और सुख मनुष्य को कैसे प्राप्त होते हैं, तो इसका सही उत्तर है समय का सदुपयोग करने से ये तीनों चीजें मनुष्य को प्राप्त होती है। ये गद्यांश में कहा आया ये देख लेते हैं। ये यहाँ पर आया, देखिए ये आया है, संतोष, हर्ष तथा सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते हैं जब तक वह समय का उचित रीति से सदुपयोग नहीं करता है। तो इसलिए हमने उत्तर जो किया था वो समय का सदुपयोग करने से किया था। तीसरा प्रश्न देखेंगे कि मनुष्य का झुकाव बुराई और पाप की ओर होने का क्या कारण है। तो इस गद्यांश में उत्तर आया आपका चित्त और मन लाभदायक कर्म में न लगने के कारण। देखते हैं ये कहाँ आया है कि बुराई और पाप की ओर मनुष्य क्यों बढ़ जाता है। ये आया यहाँ पर कि जब चित्त और मन लाभदायक कर्म में नहीं लगते तब उनका झुकाव बुराई और पाप की ओर अवश्य हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए आपके अपठित गद्यांश आया है। ये गद्यांश गलत लिख दिया है, यहाँ अपठित पद्यांश होना चाहिए। इस अपठित पद्यांश को पढ़ करके हमें उत्तर लिखने हैं। इसको 2-3 बार बता दे। भारत ही जो है सभी देशों में आगे है, इसकी सभ्यता सबसे पहले विकसित हुई है, इसके बारे में यहाँ दे रखा है। तो देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में किस रस का वर्णन है, तो प्रस्तुत काव्यांश में वीर रस का वर्णन है, क्योंकि वीरता की बात की गई है। 5वां देखिए, प्रस्तुत काव्यांश के अनुसार ज्ञान और सभ्यता सर्वप्रथम भारत देश में ही उदित हुई। 6ठा प्रश्न, काव्यांश के अनुसार भारतीय लोग कायर नहीं होते हैं और प्रस्तुत काव्यांश में ओज नामक गुण है, क्योंकि काव्य गुण कौन सा है, ओज है। फिर खंड ब में देखिए, खंड ब में ये 4 विषय हैं जिनमें से एक पर आपको निबंध लिखना था। मोबाइल फोन संचार क्रांति में योगदान, कोरोना महामारी एक चुनौती, बालिका शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण। कोरोना का तो आप अच्छी तरह तैयार कर ले, लगभग हर जिले के प्रश्न पत्र में ये निबंध पूछा गया है। 9वां प्रश्न देखेंगे, जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं, तो मास मीडिया है, इसके माध्यम है एक तो प्रिंट माध्यम जिसे हम छाप करके प्रयोग में लेते हैं, दूसरा देखिए आपका टीवी, तीसरा है रेडियो और चौथा है इंटरनेट। ये आपके जनसंचार के प्रमुख माध्यम है। फिर इसके बाद देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इंटरनेट पर जो अखबार हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं वो इंटरनेट पत्रकारिता है, यानी चाहे वो आपके प्रिंट रूप में उपलब्ध हैं लेकिन वो इंटरनेट पर भी अगर उपलब्ध हैं तो वो इंटरनेट पत्रकारिता कहलाएगी। बहुत सारे समाचार पत्र आजकल इस इंटरनेट संस्करण में भी छपते हैं, तो वो इंटरनेट पत्रकारिता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, वो आप लिख लें। रेडियो और टेलीविजन की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, रेडियो और टेलीविजन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और
जो इसके दर्शक हैं या श्रोता हैं उनको आसानी से समझ में आ जाए, इस प्रकार की भाषा होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए, कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस एक तो उसका उच्चारण नहीं हो पाएगा और दूसरा श्रोता या दर्शक उसको समझ नहीं पाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, भाषा के दो रूप लिखित मौखिक है, बिल्कुल सत्य कथन है भाई, ये सत्य पकड़ दें, सत्य कथन है। देवनागरी लिपि का विकास खरोली लिपि से हुआ, गलत है ये तो। देवनागरी लिपि का विकास तो खरोली से नहीं हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ, इसलिए गलत हो गया। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ये सही है बिल्कुल। एपिडेमिक शब्द का हिंदी अर्थ महामारी है, बिल्कुल सही। और अर्बन शब्द का हिंदी अर्थ ग्रामीण है, ये गलत है क्योंकि शहरी है। खंड स में देखिए व्याख्याएं हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी व्याख्या है। तो भक्तिन वाले जो निबंध है, भक्तिन निबंध नहीं है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इस संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो महादेवी वर्मा का है, इसमें से ये व्याख्या पूछी गई है। उसके बाद देखिए ये इंद्रसेना मेंढक मंडली आ गया है, तो ये आपके पूछा गया है, काले मेघा पानी दो, काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती की ये रचना है, धर्मवीर भारती संस्मरणात्मक निबंध है ये, इसमें से पूछा गया है। फिर पद्यांश की व्याख्या देखिए, कविता एक खिलौना फूलों के बहाने, तो कविता के बहाने, कविता के बहाने, कविता के बहाने, कविता से ये अंश लिया गया है। और कुंवर नारायण, कुंवर नारायण इसके रचयिता हैं। और जो कविता के बहाने जो ये रचना है, ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, इन दिनों काव्य संग्रह से। कविता अनंत है, उसको न तो समय के बंधन में बांध सकते हैं। आप में जितनी रचनात्मक ऊर्जा होगी उतने ही कविता जो है पल्लवित पुष्पित होगी, कविता का कोई अंत नहीं है। फिर देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, ये आपके हरिवंश राय बच्चन जो आत्मपरिचय कविता है उसमें से लिया गया है। बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य अनावश्यक चीजें खरीद लेता है, उतरने पर वो देखता है कि इन चीजों की मुझे क्या आवश्यकता थी जो मैंने ये खरीद ली है। क्योंकि बाजार का जादू आंखों के रास्ते काम करता है, और जो जादू चढ़ता है जिसको पता नहीं कि क्या खरीदना, वो बेवजह अनावश्यक चीजें खरीद करके घर पर ले आता है। बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? तो कपास की तरह बच्चे भी क्या होते हैं? निर्मल होते हैं, मलिनता से रहित होते हैं और कोमल स्वभाव के होते। कपास भी सफेद होता है, कोमल होता है, बच्चे भी निर्मल होते हैं, कोई मेल नहीं होता है और कोमल भावनाओं वाले होते हैं। और पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो इधर उधर कूदते फिरते हैं, इसलिए उनके पैर एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को देखने के लिए पतंग उड़ाते उड़ाते वो छत पर इधर उधर बेचैन होकर दौड़ते रहते हैं। जैनेन्द्र कुमार और आलोक धनवा का परिचय लिख सकते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता किस कवि की है? हरिवंश राय बच्चन की, हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, फिर देखिए महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा के लिए मिला। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? तो मूल संवेदना है इसकी पीढ़ीगत जो अंतराल है, जनरेशन गैप, उसके द्वंद्व को यहाँ उभारा गया है। वाई डी पंत और उनकी पत्नी और जो बच्चे हैं वो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने वाले, वाई डी पंत अपनी भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। और दोनों के बीच ये अंतर्द्वंद्व जो है इस सिल्वर वेडिंग शादी की 25वीं सालगिरह
के ऊपर ये उभर करके सामने आया है। यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या है? वाई डी पंत। अभी मैंने बताया दिया, वाई डी पंत। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? ऊनी गाउन। ऊनी गाउन उपहार में दिया। दफ्तर के बाबू को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोदा बाबू ने कितने रुपए दिए? 30 रुपए। कितने? 30 रुपए। सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का क्या नाम है? मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यशोधर बाबू के 3 बेटे थे, कुल 4 संतान थी, 3 बेटे और 1 बेटी। यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी किसकी मदद से मिली थी? गिरीश की मदद से। नहीं, यशोधर बाबू को पूछा है यहाँ, तो यशोधर बाबू को सरकारी नौकरी मिली थी, ये किशनदा की मदद से मिली थी। किशनदा, इनकी मदद से मिली थी। ये गिरीश की मदद से तो इनके बेटे को मिली थी। ठीक है ना। इसी तरह हम किसी और जिले का पेपर भी लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।